हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में। इसके पहले हम लोग नाउन और प्रोनाउन के बारे में हम लोग जान चुके हैं, पूरी जानकारी मिल गई है। और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब कि वर्ब होता क्या है। वर्ब मीन्स होता है क्रिया, यानी कि एक क्रिया किसी कार्य को बताती है। ए वर्ब डिनोट्स एन एक्शन। ए वर्ब डिनोट्स एन एक्शन यानी कि एक क्रिया किसी कार्य को बताती है। कार्य क्या होता है? जैसे कि हम खेलते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, उठते हैं, ये सब क्या है? वर्ब है, यानी कि क्रिया है। क्रिया से हमें 3 चीज़ों का ज्ञान होता है। पहला क्या होता है, आइए देखते हैं। कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करता है या करती है। जैसे कि लता सिंग्स यानी कि लता क्या कर रही है? गाना गा रही है। यानी कि जो गाना गा रही है वो क्या है? वो भी एक क्रिया है, वो भी एक काम कर रही है। द वाइंड्स ब्लो, हवा का चलना, ये भी क्या है? एक हमारे लिए भी क्या है? ये वर्ब है, यानी कि क्रिया है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है? कोई व्यक्ति या वस्तु किस अवस्था में है, यानी कि छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ये क्या है? अवस्था है। जैसे कि दिस गर्ल्स इज स्मॉल, यानी कि लड़की क्या है? छोटी है। यानी कि जो ये स्मॉल है ये किसको दिखा रहा है? इसकी अवस्था को बता रहा है। सी इज़ इल, वह बीमार है, यानी कि वो भी किसी अवस्था में, यानी बीमार है। वो भी किसको दिखा रही है? उस बीमारी को बता रही है, यानी कि वो कौन सा अवस्था में? बीमार अवस्था में है। आइए अब तीसरी पॉइंट को देखते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या किया जा रहा है, यानी कि कोई वस्तु है, जैसे कि हम बुक है कोई, और उस बुक को हम पढ़ रहे हैं, तो भी क्या हो रहा है कि उस बुक को हम पढ़ रहे हैं, यानी उसको लेके पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? किसी वस्तु के साथ किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? जैसे कि द फूड इज़ बीइंग कुक्ड, यानी कि खाना को जो हम बना रहे हैं वो क्या है? ये भी एक क्रिया है, ये भी एक कार्य है। जैसे ही इज़ बीटेन, वह पीट रहा है। किसी को पीटना ये भी क्या है? एक क्रिया है। मारना, क्योंकि वो भी हम उस पर अपना बल लगाएंगे, यानी ये भी क्या है? क्रिया है। अब देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब, कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। वर्ब के हमारे 3 फॉर्म होते हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। इसको हम फॉर्म भी, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के रूप में भी इसे बोल सकते हैं। बोलते क्या है? हम लोग ये बोलते ही हैं। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं, जिसे इसको प्रेजेंट भी बोल सकते हैं और इन्फिनेटिव भी बोल सकते हैं। और सेकेंड फॉर्म है इसको पास्ट, और थर्ड फॉर्म के पास्ट पार्टिसिपल, और फोर्थ को आईएनजी फॉर्म में बोलते हैं। जैसे कि है एबाइड। एबाइड मीन्स क्या होता है? सहना होता है। एबॉर्ड हो जाएगा इसका सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा एबॉर्ड, और थर्ड फॉर्म भी एबाइडिंग होगा। और जो एबाइड यानी सहना, इसको हम एबाइडेड भी बोल सकते हैं, सेकंड भी एबाइडेड होगा, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? एबाइडेड ही होता है। लेकिन एबॉर्ड और एबाइडेड दोनों लिख सकते हैं, मैं एक ही लिखी हूँ। और बियर मीन्स होता है जन्म लेना। बियर का कई अर्थ होता है, लेकिन बियर मीन्स एक होता है जन्म लेना, और इसका सेकेंड फॉर्म होता है बोर, और थर्ड फॉर्म इसका होता है बॉर्न, और फोर्थ फॉर्म क्या होता है? बियरिंग होता है। ऐसे ही हम देखते हैं यहाँ पे बीट होता है पीटना, और सेकंड फॉर्म क्या होता है? भी बीट होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीटिन होता है, और फोर्थ फॉर्म क्या होता है? बिटिंग होता है। अब यहाँ पे है बेट, यानी कि शर्त लगाना। ये सेकंड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? बेट। थर्ड फॉर्म भी बेट होगा, लेकिन लास्ट में क्या हो जाएगा? बेटिंग हो जाएगा ये। अब आता है काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। वर्ब के हमारे 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा होता है एक्सिलरी वर्ब, और तीसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखते हैं फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। फाइनाइट वर्ब को फुल वर्ब तथा मेन वर्ब भी कहते हैं, तथा जब ये सहायक क्रियाओं के साथ प्रयोग की जाती है तो इन्हें प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ जब इसका यूज़ करेंगे, इस वर्ब को यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये प्रिंसिपल वर्ब इसको बोलेंगे। फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा इंट्रांजिटिव, दूसरा होता है ट्रांजिटिव, और तीसरा होता है लिंकिंग वर्ब, और चौथा होता है फ्रेजल वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रियाएं, ये किसका ये फॉर्म है? ये फाइनाइट वर्ब का। ये पहला क्या है हमारा? इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि अकर्मक क्रियाएं। जिस क्रिया वर्ब का कोई कर्म ऑब्जेक्ट नहीं होता तथा अपने में ही पूर्ण अर्थ रखती है, अर्थात इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रभाव उसके कर्ता तक ही सीमित रहता है तथा उसका प्रभाव अन्य व्यक्ति या वस्तु पर नहीं पड़ता, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि ही लॉफ, वह हंसता है, ठीक है। ही लॉफ यानी कि वो तो अकेले हंस रहा है ना, किसी को ले के साथ में तो हंस नहीं रहा है, यानी कि वो अपने ही तक सीमित है, वो किसी और पे उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये क्या हो जाए? जैसे कि रश्मि प्लेज, रश्मि खेलती है, ठीक है।
तो रश्मि खेल रही है, तो इसका प्रभाव किसी और पे पड़ नहीं रहा है क्योंकि वो उसी तक ही सीमित है। और यहाँ पे है द चाइल्ड विप्स, बच्चा रोता है, तो यहाँ पे ये जो विप है यानी कि रोना, ये किसी पे प्रभाव नहीं पड़ रहा, वो खुद से ही रो रहा है। अब आता है यहाँ ये तीनों क्रियाएं लव, प्लेज, विप अकर्मक क्रियाएं हैं, यानी क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट किसी वाक्य में नहीं है किंतु सभी वाक्यों का अर्थ पूरा है। इसमें ये देखिए, इसमें कहीं ऑब्जेक्ट है कहीं ऑब्जेक्ट नहीं है। ही लव, इसमें बस वो हंसती है, ये एक क्रिया है और एक सब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट कहीं नहीं है। यानी कि ये क्या कह रहा है, ही लव, प्लेज, वीप अकर्मक क्रिया है, ऑब्जेक्ट किसी वाक्य में नहीं है किंतु सभी वाक्यों का अर्थ पूरा है। इसमें सब वाक्यों का अर्थ क्या हो रहा है, पूरा बता रहा है। इसके बाद से हमारा आता है जैसे कि इंट्रांजिटिव वर्ब एक्शन, अवस्था तथा स्थिति प्रकट करती है। यानी कि एक्शन कोई कार्य हो जाएगा, अवस्था हो जाएगा, और बीइंग यानी कि स्थिति को प्रकट करेगा। जैसे कि लता सिंग्स नाइसली, ये किसको दिखा रहा है, एक्शन को दिखा रहा है, यानी कि कार्य को दिखा रहा है कि कौन सा कार्य कर रही है। लता क्या कर रही है, गा रही है, यानी कि अच्छा गा रही है। नाइसली यानी कि सिंग, ये भी इसमें क्या दिखा रहा है, एक्शन को दिखा रहा है। अब आ रहा है द चाइल्ड स्लीप यानी कि बच्चा सो रहा है। ये इसमें स्टेट यानी किसको दिखा रहा है, उसके अवस्था को दिखा रहा है। यानी कि सोना एक क्या है, अवस्था है, स्लीप करना यानी कि अवस्था ये है। अब इसके बाद से आता है देयर इज ए फ्लाई इन द कप ऑफ टी, ये किसको दिखा रहा है, ये इसके स्थिति को दिखा रहा है। यानी कि स्थिति यानी कि बीइंग, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये स्थिति हो जाएगा। अब इसके बाद से आता है ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होता है ये जानते हैं, जिस क्रिया का अर्थ प्रभाव अपने कर्ता पर ही समाप्त न होकर किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति पर पड़ता है, अर्थात जिसका ऑब्जेक्ट होता है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव में वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। अब देखते हैं जैसे कि सी रीड्स अ बुक, वह क्या पढ़ती है, एक किताब पढ़ती है। तो ये रीड, ये क्या हो जाएगा, उसका क्रिया हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, पढ़ना एक क्रिया है। और ए बुक, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आता है सी सा द फिल्म्स, हम लोग क्या देखते हैं, फिल्म देख रहे हैं। तो ये सा, ये देखना एक क्या है, ये हमारे लिए वर्ब है, लेकिन ये फिल्म हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं। इसके बाद से आता है रश्मि राइट्स अ लेटर, रश्मि क्या लिखती है, एक पत्र लिखती है। ठीक है, तो इसमें ए लेटर क्या हो जाएगा, हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये राइट, ये लिखना, ये क्या है, ये वर्ब है यानी कि क्रिया है। अब इसके बाद इस वाक्य में बुक, द फिल्म, ए लेटर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इन कर्मों से वाक्य पूर्ण होता है, वह ट्रांजिटिव वर्ब होगी, जिससे ये हमारा ये क्या होगा, वर्ब पूर्ण होगा। इस एक सेंटेंस बन जाएगा एक ऑब्जेक्ट से, वो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण सेंटेंस हो जाएगा। जैसे कि नोट में लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए क्रिया में क्या, किसे लगाकर प्रश्न करना चाहिए। यानी कि अगर कोई सेंटेंस बनाना है, जैसे ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसमें क्या या किसे लगाकर प्रश्न हमें करना चाहिए। यदि उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। जैसे कि रश्मि क्या लिखती है, अभी हम यहाँ लिखे ना रश्मि राइट अ लेटर, तो इस पे हम क्वेश्चन उठाएंगे कि रश्मि क्या लिखती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए लेटर यानी कि एक पत्र लिखती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर यानी कि क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अब ये जो लेटर है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और लिखना ये क्या हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए वर्ब हो जाएगा। संयोजक क्रियाएं, वे क्रियाएं जो सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स को जोड़ती हैं, लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। यानी कि किसको जोड़ेगा, जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ेगा उसको हम क्या करेंगे, लिंकिंग। लिंक का मतलब ही होता है ये जोड़ना, यानी कि संयोजक करना यानी जोड़ना। अब इसमें आता है, लिंकिंग वर्ब में ही आता है। लिंकिंग वर्ब दो प्रकार के होते हैं, बी से बनने वाली और एक आता है बी के अतिरिक्त। बी में क्या क्या आता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, बी, शैल बी, ईटीसी और भी चीज़ें आती हैं बी में। अब इसके बाद से आता है बी के अतिरिक्त यानी कि विदाउट बी के, जैसे कि ग्रो, बिकॉम, सीम, अपीयर, लुक, रिमेन, गो, कम, फील, रन और भी चीज़ें आती हैं, यानी कि विदाउट बी के अतिरिक्त। अब बी में इसका देखते हैं एग्जाम्पल, लता इज़ अ गर्ल, यानी कि इसमें किसका यूज़ हुआ है, इज़ का यूज़ हुआ है, यानी कि ये क्या है, ये बी से बनने वाली हैं। बी का यूज़ हुआ यानी कि बी से बनने वाली है। इसमें है वी आर हैप्पी, यानी कि हम खुश हैं।
तो ये क्या है, आर, इसमें भी क्या है, आर आया है। तो ये किससे है, ये बी से बनने वाले सब वाक्य हैं। अब आता है विदाउट बी के, यानी कि बी के अतिरिक्त। सी लुक्स अनहैप्पी, यानी कि वो कैसे दिख रही है, खुश नहीं दिख रही है। तो इसमें लुक्स का यूज़ हुआ है। और हम देखेंगे बी के अतिरिक्त, यानी कि इसमें ग्रो, बिकॉम, सीम, अपीयर, लुक, यानी कि लुक का यूज़ आया है। तो लुक का यूज़ यहाँ पे आया है, यानी कि ये क्या है, विदाउट बी के है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। ये खुद में ही एक क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी इसमें एस जुड़ा हुआ है। सी लुक्स अनहैप्पी। अब यहाँ पे आता है माई मदर ग्रीव ओल्ड, इसमें क्या आया है, ग्रीव आया है। इसमें कोई बी का यूज़ हुआ है, इज़, एम, आर, वाज, वर या फिर शैल बी, विल बी, इसमें किसी का यूज़ नहीं हुआ है, ग्रीव का यूज़ हुआ है। ये क्या है हमारा, ये किसका यूज़ हुआ है, ये विदाउट बी के है, ये ग्रीव है, यानी कि ये लिंकिंग वर्ब, यानी कि ये किसको लिंक कर रहा है, ग्रीव से इसको लिंक कर रहा है। अब आता है हमारा फ्रेजल वर्ब, यानी कि संयुक्त क्रियाएं। फ्रेजल वर्ब क्या होता है जानते हैं, किसी भी वर्ब के बाद प्रयुक्त प्रीपोजिशन उसके अर्थ को बदल देते हैं। नहीं समझे, एक बार और देखते हैं। किसी भी वर्ब को, यानी किसी भी वर्ब के बाद प्रयुक्त प्रीपोजिशन उसके अर्थ को बदल देते हैं। ये प्रीपोजिशन कभी कभी एडवर्ब का भी काम करते हैं। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। इसमें आता एक्ट, इसमें एक्ट आता है, ब्रेक आता है, ब्रिंग आता है, कॉल आता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले हम एक्ट के बारे में जानेंगे। एक्ट फॉर यानी कि क्या होगा, यानी किसी स्थान पर कार्य करना। एक्ट फॉर यानी कि किसी स्थान पर कार्य करना। जैसे इन द अब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल द वाइस प्रिंसिपल एक्टेड फॉर हिम, यानी कि ये क्या है, इन द अब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल द वाइस प्रिंसिपल एक्टेड फॉर हिम, यानी कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्टेड फॉर आया है, ये किसके लिए, एक्ट में ये यूज़ हुआ है। अब आता है एक्टेड ऑन, यानी कि प्रभाव डालना, किसी चीज़ पे प्रभाव डालना। द मेडिसिन एक्टेड ऑन द माइंड ऑफ द पेशेंट, यानी कि ये क्या किया है, ये जो पेशेंट है इसके माइंड पे क्या हुआ, थोड़ा बहुत तो प्रभाव आया है, यानी किसी चीज़ पे प्रभाव डालना, यानी कि एक्ट ऑन। अब आता है हमारा ब्रेक, ब्रेक इनटू, ब्रेक विथ, ब्रेक आउट, ब्रेक डाउन। फिर आता है ब्रिंग, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अप, और भी चीज़ें हैं, आगे देखते हैं। वर्ब के बाद से क्या आता है, एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। An adverb is a word that modifies any parts of speech except a noun, pronoun and interjection. एग्जाम्पल देखेंगे, राम ऑलवेज गोज टू स्कूल, यानी कि राम हमेशा कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। सी इज़ क्वाइट वेल, ही रैन वेरी फास्ट, यानी कि पहले वाक्य में ऑलवेज शब्द गो क्रिया की विशेषता को बताता है। यानी कि पहले इसमें देखेंगे राम ऑलवेज गो टू स्कूल है, यानी ऑलवेज किसकी विशेषता को बता रहा है, इसमें गो की क्रिया की विशेषता को बता रहा है। अब दूसरे वाक्य में क्वाइट शब्द एडजेक्टिव वेल के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करता है। जैसे देखेंगे सी इज़ क्वाइट वेल, यानी कि जो क्वाइट है इसके विशेषता को क्या बता रहा है, वेल बता रहा है। अब देखें तीसरे वाक्य में वेरी शब्द एडवर्ब फास्ट की विशेषता को बताता है, यानी कि जो ये तीसरा वाक्य ही रैन वेरी फास्ट, यानी कि वेरी है बहुत, ये क्या है, तेज़, यानी कि इसके विशेषता क्या बता रहा है, फास्ट बता रहा है। अब आगे देखेंगे एडवर्ब के प्रमुख प्रकार निम्न है। पहला जिसमें आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये एडवर्ब बताते हैं कि कोई घटना कितनी बार घटित होती है। जैसे कि रेयरली, यूजली, समटाइम्स, ऑफ्टेन, नेवर, एवर, ऑलवेज, etc। जैसे कि द डॉग ऑलवेज गल्फ हिज फूड, ही कैन नेवर लर्न एनीथिंग। और ये देखेंगे ये सब सहायक क्रिया के बाद व मुख्य क्रिया के पहले ही आया है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले ऑलवेज आया है और नेवर आया है। ये डॉग है, ये हमारा क्या सब्जेक्ट है, और ये इसके बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद से और मेन वर्ब के पहले ये आता है। अब एडवर्ब ऑफ मैनर देखेंगे, ये शब्द बताते हैं कि कोई घटना किस ढंग से घटित होती है। ये हाउ के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जैसे कि क्विकली, ब्रेवली और हैप्पीली, फास्ट, स्लो, etc। यानी कि ये शब्द वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। ये जो वाक्य यानी कि जो ये सेंटेंस है ये किसके बाद से आएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद से ही आएंगे। यदि वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्रिया के बाद में आएंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वो किसके बाद से आएंगे, क्रिया के बाद आएंगे। जैसे कि ही वॉक क्विकली, यानी कि ही वॉक क्विकली, ये कब आया है,
ये वर्क यानी कि किसके, वर्क मीन्स क्या होता है चलना, और ये क्या है क्रिया यानी कि वर्ब है, तो ये वर्ब के बाद आया है। ही स्पीक हिंदी वेल, वो अच्छा हिंदी बोल सकता है। यहाँ पे क्या है स्पीक और हिंदी, ये किसके बाद से आई है, हिंदी के बाद से वेल आया है। अब पढ़ेंगे एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव होता क्या है। सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं एडजेक्टिव का। एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, यानी कि वाक्य में जो शब्द किसी संज्ञा यानी नाउन अथवा प्रोनाउन यानी सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताएगा उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। अब इसका हम प्रकार देखते हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता कितने प्रकार का है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का होता है। सबसे पहला क्या आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि गुणवाचक विशेषण। जो एडजेक्टिव किसी नाउन का गुण या दोष तथा रूप रंग प्रकट करता है उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पहला है, महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर, यानी कि महात्मा गांधी क्या थे, एक महान नेता थे। तो यानी कि किसको दिखा रहा है, ये ग्रेट, यानी कि ये क्या थे, ग्रेट यानी महान नेता थे। दूसरा क्या कह रहा है, द बॉयज इज क्लेवर, यानी कि लड़का क्या है, चतुर है यानी चालाक है। तो ये किसको दिखा रहा है, ये लड़के की क्वालिटी क्या है, क्लेवर यानी कि चालाक है। अब ये द कैप इज़ रेड, यानी कि जो टोपी है वो क्या है, लाल है, यानी कि टोपी की विशेषता क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, रेड, यानी कि क्या है वो लाल है। अब जैसे देखेंगे ग्रेट, क्लेवर तथा रेड शब्द क्रमशः लीडर, बॉय तथा कैप की विशेषता बताते हैं, अतः ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अब इसके बाद से ये देखेंगे दूसरा क्या आता है, ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का ये दूसरा पार्ट है, प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव प्रोनाउन एडजेक्टिव कहलाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी कि ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, प्रॉपर नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं, उससे बने एडजेक्टिव को, यानी कि प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनता है उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि लाइक देखेंगे, जैसे इंडियन, चाइनीज़, जापानीज़ और राजस्थानी एक्सेट्रा। इसमें पहला एग्जाम्पल है, इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव, यानी कि भारत के जो सोल्जर्स हैं, वीर हैं, वो क्या होते हैं, बहादुर होते हैं। इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें सोल्जर को दिखा रहा है, यानी कि कहाँ के, इंडियन सोल्जर। दे लाइक फ्रांस वाइन, दे लाइक फ्रांस वाइन, यानी कि ये किसको दिखा रहा है, इस फ्रांस के वाइन को दिखा रहा है। ये वाक्यों में इंडियन तथा फ्रांस प्रॉपर एडजेक्टिव है जो क्रमशः सोल्जर तथा वाइन की विशेषता बताता है, यानी कि किसकी, इसमें पहले वाले में सोल्जर की विशेषता बता रहा है और दूसरे वाले में वाइन की विशेषता बता रहा है। अब इसके बाद से आता है तीसरा, आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि परिमाण बोधक विशेषण। अब जो एडजेक्टिव वस्तु की मात्रा या परिमाण बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, ही एट सम राइस, यानी कि इसमें किसका, यानी राइस की मात्रा को दिखाया जा रहा है, यानी कि ही एट सम राइस, यानी कि उसने कुछ चावल खाए, यानी कि सम कुछ ये हमारा क्या है, क्वांटिटी है। अब इसके बाद से आता है लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, यानी कि छोटा ज्ञान यानी कि अल्प ज्ञान क्या होता है, खतरनाक होता है। तो ये लिटिल यानी कि ये क्या है, छोटा, ये किसको दिखा रहा है, यानी कि ज्ञान की विशेषता को दिखा रहा है कि वो क्या है, छोटी नॉलेज यानी कि खतरनाक होता है। इन वाक्यों में सम तथा लिटिल शब्द नॉलेज और राइस की मात्रा को संकेत करते हैं, अतः ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। चौथा पॉइंट हमारा आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। जिस एडजेक्टिव से किसी वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे कि देखेंगे, आई हैव 2 काउज, यानी कि मेरे पास 2 गाय हैं, यानी कि 2 गाय, ये किसको दिखा रहा है, नंबर को दिखा रहा है। मेनी बॉयज वेंट टू सी द मैच, यानी कि कुछ लड़के मैच देखने गए, यहाँ पे कुछ यानी मेनी किसको दिखा रहा है, ये भी नंबर को दिखा रहा है। ए फ्यू मैंगोज और राइप, यानी कि कुछ आम पक गए हैं, यानी कि ये भी फ्यू जो है ये भी किसको दिखा रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को, यानी कि ये नंबर को दिखा रहा है। अब पांचवा पॉइंट आता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि संकेतवाचक विशेषण। जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयोग किए गए नाउन
की ओर संकेत करता है उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि दिस हाउस इज़ गुड, यानी कि यह घर क्या है, अच्छा है। यानी कि हम जिसको इशारे में कहें, यानी कि यह घर अच्छा है, यह टेबल ठीक है, यानी कि हम जिसके तरफ इशारा कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। दूसरा क्या आता है, डैट काउ इज़ रेड, यानी कि वह गाय क्या है, रेड है, यानी कि लाल है, यानी उसके तरफ इशारा कर रहे हैं। जहाँ पे दिस डैट आता है ये किसके लिए यूज़ होता है, किसी इशारे के लिए ही यूज़ होता है। जैसे कि दिस बुक्स आर माइन, यानी कि ये किताबें मेरी हैं, यानी कि हम कोई चीज़ इशारा करके बोलते हैं वो क्या होता है, हमारे लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। छठा पॉइंट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी कि विभाग सूचक विशेषण। जो एडजेक्टिव किसी वर्ग की विशेष प्रत्येक वस्तु अथवा व्यक्ति को प्रकट करता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसका प्रयोग विशेषता बताए जाने वाले नाउन के पहले होता है। यानी कि एडजेक्टिव किसी वर्ग प्रत्येक वस्तु अथवा व्यक्ति को प्रकट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसका प्रयोग हमेशा कहाँ होता है, विशेषता बताए जाने वाले नाउन के पहले होता है। जैसे कि ईच बॉयज गॉट ए प्राइज, आइदर बुक्स विल डू, यानी कि ये जो वाक्य है ईच आइदर शब्द क्रमशः बॉयज तथा बुक की विशेषता को बताता है। यानी कि ये जो ईच है ये किसकी विशेषता को बता रहा है, बॉय, यानी कि लड़के की विशेषता को बता रहा है। और आइदर बुक्स विल डू, यानी कि ये जो बुक है ये जो आइदर है ये किसके विशेषता को बता रहा है, बुक की विशेषता को बता रहा है। अब ये सातवां पॉइंट हमारा आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण क्या होता है, जिसमें हम प्रश्न पूछेंगे वो हमारा क्या होगा, प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे कि जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जहाँ भी प्रश्न पूछने का काम होगा वो हमारे लिए क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। जैसे कि व्हाट प्राइस डिड यू पे फॉर इट, यानी कि तुमने उसके लिए क्या कीमत चुकाई। तो यहाँ पे व्हाट, ये हम किसी से पूछ रहे हैं ना, यानी किसी से पूछने का कार्य कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा हमारे लिए। विच पेन डू यू वांट, तुम्हें कौन सी पेन चाहिए, यानी ये भी हम किसी से पूछ ही रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। हुज हॉर्स इज दिस, यह घोड़ा किसका है, ये भी इसमें भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं। यानी कि जिसमें भी व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये सब जितने भी चीज़ें यानी प्रश्नवाचक से रिलेटेड है ये हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। यानी कि वाक्यों में व्हाट, विच, हु शब्द पूछने का कार्य करते हैं, अतः ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। अब नोट देखते हैं, जब व्हाट, विच, हुज के तुरंत बाद यदि कोई नाउन आता है तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। यानी कि जब जैसे कि व्हाट, विच, हुज के तुरंत बाद यदि कोई नाउन आता है, यानी कि व्हाट, विच के बाद से कोई नाउन आएगा तो हमारे लिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन इसके तुरंत बाद, यानी कि व्हाट, विच, हुज के तुरंत बाद यदि कोई वर्ब आता है तो हमारे लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है।